दूसरा सत्र है राम मनोहर लोहिया विचार की प्रासंगिकता। तो इस सत्र के श्रीकांत जी भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अच्छा, मैं जो कुछ भी कहूँगा वो पटना और बिहार से रिलेटेड रोहिया के बारे में जो मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है किताबों से ही तर उस पे बात करूँगा। तो जयप्रकाश जी के साथ अलग होने के बाद लोहिया लगभग 9 साल अलग रहे। और जहाँ तक सवाल है कंट्राडिक्शन का, तो इसका तो जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जो लोहिया को आज भी रेलिवेंट बनाए हुए हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लीजिए EWS के बारे में, वो फैसला जो है उसी से जुड़ा हुआ है। आप देखिए EBC से का जो नया पंचायत नगर निकाय चुनाव से रिलेटेड है वो भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो रेलिवेंट लोहिया तो बन ही जाते हैं, विचारों को लेकर, व्यवहार को लेकर, आचार को लेकर भी। और उसमें कुछ मसले ऐसे हैं बिहार को लेकर ही खास तौर से, जहां दिखाई भी पड़ता है कि डिफरेंस कैसा रहा होगा। तो उस पे मैं आने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि 60 के दशक में से पहले जब 34 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हो जाता है, तो 36 में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोहिया ने कुछ बातें कही थी। 1-2 लाइन मैं बताना चाहता हूँ उसी के शब्दों में। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय आज़ादी में किसानों, मजदूरों व अन्य दलित श्रेणियों की तड़प और उनकी निजी उन्नति की चाहों को समावेश नहीं करते हैं तो उसके मानी होगा साम्राज्यवादी विरोधी युद्ध से मुंह मोड़ना। उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार का किसान आंदोलन देश को रास्ता दिखा रहा है। आप पंजाब के किसानों ने जब 1 साल का आंदोलन चलाया तो मेरे मन में आया कि क्या कोई बिहार में कभी ऐसा आंदोलन हुआ होगा जिसे 1-2 साल चला होगा। तो मैंने इसको खोजने की कोशिश की तो मुझे एक आंदोलन मिला जो लगातार 3 सालों तक चला। 1 साल नहीं, 3 साल तक। और वो था सोननहर इलाके में नहर रेप विरोधी आंदोलन, जिसके बारे में कुछ किताबों में छिटपुट रूप से चर्चा मिलती है, लेकिन उसका मैंने डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश की तो पता चला कि वो आंदोलन 54 तक चला। ठीक है, तो ये एक मसला है कि उनका हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया से नहीं कर पाए, या जो उपलब्ध साहित्य अवेलेबल है लोहिया के बारे में और ख़ास करके 9 खंडों में, उसमें भी वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्या लिखा जाएगा क्या नहीं जाएगा, कितना सामग्री उपलब्ध हो। दूसरी बात, जब लोहिया फॉर्मुलेशन कर रहे होते जिसके बारे में हम लोग सप्त क्रांति कहते हैं, तो उसका फॉर्मुलेशन कर रहे थे तो 60 के दशक में पटना गांधी मैदान में उन्होंने एक भाषण किया था और पहली बार कहा था कि पिछड़ा पावे 100 में 60। और कमिश्नर थे एस सोहनी। उन्होंने पहली बार लिखा था सरकार को कि लोहिया एक नई थ्योरी लेके आ रहा है। रिकॉर्डेड है, आप समझ लीजिए। 60 के दशक में ही लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने कंट्राडिक्शन का एक कारण था कि वो प्रधानमंत्री की बहुत आलोचना करते थे। मैंने किसी किताब में नहीं देखा कि लिखा है कि प्रधानमंत्री की आलोचना करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो बिहार सरकार का एक सर्कुलर 60 के दशक में निकला था और उसका पहला गिरफ्तार शिकार राम सेवक सिंह हुए थे। ठीक है, राम सेवक सिंह हुए थे, लेकिन हाई कोर्ट में वो टिक नहीं सका था मामला। तो ये कुछ बातें हैं जो
लोहिया को रेलिवेंट बनाती हैं। आप कल्पना कीजिए कि अलग होने के बाद 1956 में जब हैदराबाद में सम्मेलन हो रहा है, उसी समय पीएसपी का गया में सम्मेलन हो रहा है। एकदम टाइम एक है, 2 दिन का अंतर है। और जयप्रकाश जी ने राम वृक्ष बेनीपुरी जी को उस आयोजन का प्रचार का भार दिया था। उसके पहले देखिए कंट्राडिक्शन का एक पहलू यह भी है कि 2 चिट्ठियां हैं जयप्रकाश जी से रिलेटेड। एक रामनंदन मिश्र ने जो पार्टी को छोड़ा था उस समय लिखी गई चिट्ठी, और दूसरी चिट्ठी है जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखी है। पहली चिट्ठी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बिमला बाबू की किताब में वो संकलित है। वो चिट्ठी हिंदी में अवेलेबल नहीं थी। हमारे मित्र अरविंद जी ने से मैंने कहा कि उसको अनुवाद कर दीजिए। तो वो आप समझ लीजिए कंट्राडिक्शन वही था। जब आप भूदान आंदोलन में जिस दिन शामिल हो रहे थे, उस दिन बिहार में आपको लोहिया जी कह रहे थे कि ये फार्स है। अगर आप उनका गुटका जो हैदराबाद से छपा है उसमें बहुत सारे कारण और एग्जाम्पल गिनाए कि कैसे फार्स है। ठीक है, अब इसमें मैं नहीं जाना चाहता, बड़े लोग हैं, ये दोनों लोग ही बहुत बड़े लोग थे भारत के लिए और हमारे राज्य के लिए। उन्होंने बदलाव में बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि कंट्रडिक्शन क्या था। वो समाज बदलने का सपना था जो 34 से लेके लगातार 67 तक, और कहिए तो उससे आगे 74 तक देखा गया। उसमें जो योगदान था वो क्या था और दोनों के विचारों में क्या भिन्नता थी, ये देखना जरूरी है। अब आप देखिए, एक छोटी सी बात है, पटना विश्वविद्यालय में लोहिया ने जो कहा, खास करके सिविल नाफरमानी के बारे में, वो भी बहुत मारक है और देखने जा लायक है और आज भी बहुत रेलिवेंट है। आज की मौजूद परिस्थिति से भी मिलाइएगा तो बहुत उसमें लगता है कि बहुत कायदे की बात है। उसके साथ ही जुड़ी है कि आपने ये कभी सुना है कि विधानसभा के सामने किसी भी संगठन ने जिलों से, जो भी जिला उपलब्ध था वहां से कार्यकर्ताओं को बुला के लगातार 1.5 महीना और 1 महीना प्रदर्शन किया हो? आज अजूबा लगता है, लेकिन लोहिया ने अपने संगठन को इस तरह खड़ा किया। तो हाँ, मैं कह रहा था ये कि सिविल नाफरमानी तो 1-1.5 महीना लगातार हर दिन कोई न कोई 40 का जत्था 50 का, लोहिया ने तय कर दिया कि 40-50 ही गिरफ्तारियां देंगे और गिरफ्तारियां वही होती थी। इसलिए कि वो कारण बताए हैं पटना यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए कि क्या करना चाहिए। तो ऐसा तो हम बिहार की हिस्ट्री में आज़ादी के बाद ऐसा मूवमेंट नहीं देखते हैं कि कोई विधानसभा के लाठी भी खा रहा है, गिरफ्तारियां भी दे रहा है। और मुझे लगता है कि उस आदमी ने बहुत जुझारू बनाया। आप देखिए, जब लोहिया को पार्टी से निकाला गया तो बिहार के 4-5 आदमी को निकाला गया। ठीक है, हम खाली नाम बता देते हैं। वो बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के पहली श्रेणी के नेता नहीं थे। ठीक है, और उन निकाला गया और जस्ट उसके खिलाफ किन किन लोगों ने बयान दिया, जरा वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो जब निकाला गया उनके साथ, तो उसमें थे भूपेंद्र नारायण मंडल, कमलनाथ झा, सुरेश मिश्र, वीपी सिन्हा, उपेंद्र नाथ वर्मा। ठीक है, ये वर्मा जी थे कि पहला आयोजन लोहिया का 54 में, उनकी पार्टी बनाने के पहले अपने इलाके में कराए थे। और लोहिया जी वहां एक कैंप भी लगाए थे, ट्रेनिंग कैंप। तो आप कल्पना कर सकते हैं कहां से उसने कैच किया। उन्होंने मधुलिमय को लिखा कि मैं 2 ही जगह जाना चाहता हूं, सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार। और बिहार में सबसे पहले उन्होंने शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को विजिट किया। मधुलिमय उनके साथ थे
और वहां के अगर नेताओं की एक छोटी तीन आदमी की सूची में राम एकबाल बरसी को आप केवल जानते हैं, जो उनके साथ जो 67 में विधायक भी बने थे। तो जहां तक सवाल है प्रासंगिकता की, तो उसने इसमें शक नहीं कि उसने एक जुझारू आंदोलन चलाने पर बल दिया। और आप एक और बात बता रहा हूं, 65 में लोहिया यहाँ गिरफ्तार हुए थे, शिवानंद जी थे, बहुत मार भी खाए थे लोग। जब लोहिया गिरफ्तार हुए उस वीक में ही जयप्रकाश जी को मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। वो खबर छपी है, मैंने खबर छपने के लगातार 10-15 दिन फॉलो किया कि कहीं जयप्रकाश जी ने लोहिया की गिरफ्तारी की निंदा की है क्या, तो मुझे अभी तक नहीं मिला। लेकिन मैं चाहता हूँ एकदम कंफर्म होना, ठीक से खोजना, इसलिए मैं दूसरे अखबारों को देख रहा हूँ। तो मेरा पूरे कहने का मतलब ये है कि मूवमेंट कोई भी हो, उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। और मैं पटना विश्वविद्यालय में लोहिया जी ने जो कहा था, मैं उस पर कायम हूँ कि जो 36 में उन्होंने किसानों और मजदूरों को लेकर बातें कही, और पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने जो बातें उस पीरियड में कही, 2-4 लाइन में सुना के खत्म करूंगा, वो बातें आज कितना रिलेवेंट है। देखिए वो क्या कहते हैं कि आप यह भी पता होगा कि चंपारण में लोहिया कमीशन बनाया था पार्टी ने। चंपारण में लोहिया कमीशन बनाया था और लोहिया की रिपोर्ट आ गई थी। नीचे का संगठन आंदोलन चलाना चाहता था और लोहिया जी भी आंदोलन चलाना चाहते थे, रामनंदन मिश्र भी आंदोलन चलाना चाहते थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने मना कर दिया उसको। क्यों मना किया, इसके बारे में एक लाइन चिट्ठी 54 में मधुलिमो को लोहिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि अब मुझे पता चला, भूदान में जाने के बाद लिख रहा है, अब मुझे पता चला कि चंपारण में इन लोगों ने मुझे आंदोलन चलाने से क्यों रोका, चलाने नहीं दिया। आप समझ लो, छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी गहरे माने सोच वाली बात है कि आखिर क्या कारण रहा होगा। चंपारण जहां गांधी जी आए थे, आप याद कीजिए। तो मैं पटना विश्वविद्यालय की बात कर रहा था और उसमें उन्होंने मूल रूप से कहा कि हम सिविल नाफरमानी वही चलाना चाहते हैं जो गांधी का है। कांग्रेसी लोग जो है कहते हैं कि इससे अराजकता फैलेगी, इसलिए ही उन्होंने 50 लोगों के जत्थे को कहा, निर्देश दिया था कि 50 से ज्यादा नहीं जुटो भाई। और रिपोर्ट में यह भी है, अगर आप 56, 57, 58 का अखबार देखिएगा, जब ये आंदोलन चलाया जा रहा था तो उसमें अखबारों ने ये छापा कि वो लोग कोर्ट में घुस भी जाते थे। ठीक है, इसकी बहुत अखबारों में आलोचना हुई, उस पीरियड में आलोचनाएं भी छपी हैं और लोहिया का खंडन भी छपा हुआ है। तो इस बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए कि हमारा स्टेट जो माना जाता है कि बिहार रास्ता दिखाता है हर मामले में, खास तौर से लोहिया किसानों की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, उस पे हम लोग कहाँ खड़े हैं। जब 34 में सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, लेकिन आप जब 74 आंदोलन की बात करते हैं तो जयप्रकाश जी जब उसमें शामिल हो गए और पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई ये संपूर्ण क्रांति क्या है, तो आप शायद ये जवाब हमसे बेहतर आप जानते होंगे। उन्होंने कहा यही था कि लोहिया की सप्त क्रांति ही संपूर्ण क्रांति है। लेकिन इससे मतलब मेरे मन में उठा हुआ सवाल का जवाब नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं और लोगों ने कहा भी है कि वो बहुत बढ़िया संगठन करता थे, और लेकिन लोहिया ने अपने हैदराबाद से छपने वाले समाजवादी आंदोलन के इतिहास के बुकलेट में कुछ पैसे का भी सवाल उठाता है।
बाद में मुझे लगता है कि बाद में आज का एनजीओ का शक्ल के रूप में जो लोहिया विरोध कर रहे हैं उसकी ओर उसका इशारा था आज की दुनिया में जो एनजीओ का काम है। तो मैं यही थोड़ा बहुत पढ़ा, इधर मैंने बोला, मैं दोनों महानुभावों को सुनूंगा बहुत धैर्यपूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र पाठक जी। आप सभी महान भावों से मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। एक छोटे से कार्यक्रम में मुझे शरीक होना था, आपदा प्रबंधन का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें देर हो गया। मैं फिर क्षमा चाहता हूँ आपसे। मेरे लिए संकट का विषय है। आज सुबह मैं अपने मित्र धर्मेंद्र जी को बताया था कि जब बहुत बड़े लोग के सामने बोलना हो, आलोक धनवा जी, तरुण कुमार जी, प्रेम कुमार मणि जी सामने बैठे हैं, ये मेरे लिए संकट तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा संकट है कि मेरे श्रद्धेय और बिहार के समाजवादियों के पुरोधा पुरुष आदरणीय शिवानंद तिवारी जी जहाँ बैठे हों, मेरे बड़े भाई श्रीकांत जी जहाँ बैठे हों, वहाँ मुझे लोहिया पर विमर्श की बात हो, ये मेरे लिए बहुत संकट का विषय है। फिर भी मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूँगा लेकिन मेरी जितनी भी सामर्थ्य है, जितना मुझे समझ है, मैं कहूँगा। गलती हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। सम्मानित जन, में डॉक्टर लोहिया के बारे में मेरा बहुत ज्ञान बहुत ही सीमित है। मैंने लोहिया जी को उतना जाना जब 1988 में मुझे मधुरमे जी ने आदेश दिया कर्पूरी ठाकुर और पिछड़ी जातियों के, वंचित जातियों के और जो पिछड़ गई जातियां हैं उनके बारे में, उनकी राजनीति में कितना कुछ कर्पूरी ठाकुर कर पाए, इसका अध्ययन करने के बारे में मेरे जब अवसर मिला, उसी दौरान मुझे जॉर्ज साहब ने एक पत्रिका दी थी। उनकी पत्रिका थी प्रतिपक्ष, जो कर्पूरी जी के निधन के बाद उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने हमको, जॉर्ज साहब ने कहा था कि कर्पूरी जी से मेरी जो आखिरी बात हुई, मैंने उनका अपने प्रतिपक्ष पत्रिका में साक्षात्कार लिया। वो उनके निधन के बाद संभवतः नवंबर या दिसंबर में 1988 में पत्रिका छपी है, जिसमें कर्पूरी जी ने कहा कि मैं अपने जीवन में अपनी दुनिया पर विजय पाई। एक लंबा सा उनका इंटरव्यू है कर्पूरी ठाकुर का। जॉर्ज साहब ने हमको बताया कि मैंने उनसे पूछा था कि कौन सी दुनिया है। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि मेरी जिंदगी की शुरुआत 1930 में समस्तीपुर लहरिया सराय के इलाके में, जब मैं बहुत विद्यार्थी था, तब बर्खास्त आंदोलन में जब रामनंदन मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी और बहुत से लोग जिनके साथ, जिनके कदमों के निशान के नीचे नीचे पीछे पीछे मैं चलता गया और देखता था कि बर्खास्त आंदोलन क्या होता है, कैसे वंचित जातियां अपने हक के अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ती हैं। बहरहाल एक लंबा व्याख्यान था उनका, जॉर्ज साहब का, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया। कुछ लिखा, कुछ ऐसे रह गया। मेरी राय में जितना कुछ समझा हूं मैं, समाजवादी पीढ़ी के बाद लोहिया किसी वैचारिकी के बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे। ये मेरी अपनी समझ है, गलत मैं हो सकता हूं। बल्कि जो आंदोलन चले भारत में, खासतौर से बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल में, और वो आंदोलन थी बकास जमीन की लड़ाई के, अपने हक की लड़ाई के। उन लड़ाइयों से जो सूत्रबद्धता निकली, जिसमें कर्पूरी ठाकुर निकले, और जो उनका एक बहुत दर्द था अपने जीवन के आखिरी दिनों में कि अगर हिंदुस्तान में मुझे 2-4 कर्पूरी मिल जाएं तो पूरे हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी की सरकार बना दूंगा। बहरहाल ये हो नहीं सकता था, हुआ नहीं। लेकिन आज जो मैं देखता हूं, जैसे पटना विश्वविद्यालय के बाद श्रीकांत जी कर रहे थे, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष तरुण कुमार जी, यहाँ मैं एक दिन गया था एक गोष्ठी के संदर्भ उनको आमंत्रित करने के लिए। मैं देखा वहां पर एक सतीश नाम के जो जन्मजात विकलांग हैं, पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में, वहां ये इतिहास में पढ़ा रहे हैं, और वहां गौतम नाम के विद्यार्थी है जो किसी संगठन का है, सुपौल का रहने वाला है, और ऐसे बहुत से विद्यार्थी। हमारे श्रद्धेय शिवानंद जी की बातों पर कुछ किताबें निकल रही हैं, इनके अनुभव के आधार पर, कि समाजवादी आंदोलन के दौर के बाद 1970 के बाद किस तरह से पटना विश्वविद्यालय समाजवादी आंदोलन का गढ़ बना, कैसे वो किला बना, कैसे केंद्र बना, और किस तरह से वंचित जातियों, खासतौर से पिछड़ी जातियों को सियासत में आगे आने के लिए गोलबंदी शुरू हुई। उसके सूत्रधार में मुख्य रूप से शिवानंद तिवारी शामिल थे।
लेकिन आज मैं देख रहा हूं पटना विश्वविद्यालय में, जब मैं गया था तरुण जी के दफ्तर में और उसके पहले, कि सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा के वैसे लड़के, जिसमें गौतम का नाम हमको याद है, जो मैं बार बार कर रहा हूं, ऐसे सैकड़ों लड़के हैं जो आज पटना विश्वविद्यालय में शासन का चुनाव चल रहा है। वंचित जातियों के लड़के, जो पहले पटना विश्वविद्यालय जो अपर कास्ट का केंद्र हुआ करता था, और 67 के बाद जो हिंदी में फेल वो भी पास, ये जो स्लोगन चला कर्पूरी ठाकुर का, उनके सरकार का, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी से हफ्तों तक डॉक्टर लोहिया विमर्श करते रहे, और इसके बाद ये फैसला हुआ कि बिहार में जो हिंदी अंग्रेजी में फेल वो भी पास। ये एक सूत्र नहीं था, बल्कि लोहिया की वो दृष्टि थी, जिस दृष्टि में वंचित जातियों को और जो पिछड़ गई जातियां हैं उनको कैसे मिनिस्ट्री में लाना है, उनको सत्ता व्यवस्था की पूरी हकदारी देनी है। लोहिया पर विमर्श हो रहा है। लोहिया ने किस तरह से अपने एक एक सूत्र को बिहार में, उत्तर प्रदेश में वो कम कर पाए। चौधरी चरण सिंह उनके मिशन के इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाए। बाद के दिनों में मुलायम सिंह जी जो मेरे नेता थे, वो भी उनके इंस्ट्रूमेंट नहीं बन पाए। लेकिन मुझे कहने में फख्र हो रहा है कि उनकी जो सप्त क्रांति थी डॉक्टर लोहिया की, इसके बाद कर्पूरी ठाकुर ने जो काम किया, रामानंद तिवारी ने जो काम किया बिहार में, और उसके कालांतर में जो चली जेपी, उस समय विवाद हो सकता है मेरी बात पर, लेकिन बहुत सहमत शायद नहीं थे लोहिया से। फिर भी उनकी मृत्यु के बाद उनका एहसास हुआ कि सप्त क्रांति एक शाश्वत क्रांति है जो हिंदुस्तान में वंचितों के अधिकार को दे सकती है। तब फिर उन्होंने शायद संपूर्ण क्रांति की बात कही होगी। इसको हमारे अगुआ शिवानंद तिवारी जी ज्यादा बढ़िया से इसकी व्याख्या करेंगे, बताएंगे इस बात को। मैं आज की सरकारों को देखता हूं, इसमें लालू प्रसाद जी भी हैं। कई तरह के अपभ्रंश माने जा सकते हैं, कई तरह की विडंबनाएं, विकृतियां मानी जा सकती हैं, लेकिन सियासत में और एक इतिहास के लंबे दौर में जब हम देखेंगे तो इतिहास की व्याख्या करते करते हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बहुत छोटी छोटी गलतियां इतिहास में कोई माने नहीं रखती हैं। इतिहास में वो चीजें माने रखती हैं कि एक बड़े समुदाय को किस तरह से वो अगुवाई करता है। मैं इस मामले में आज की सरकार को, पिछली सरकारों को भी और नीतीश कुमार को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सप्त क्रांति, संपूर्ण क्रांति के बाद में जो 7 निश्चय का लागू किया, वो कितना सफल हुआ, असफल हुआ, विफल हुआ या हो रहा है, ये इसकी व्याख्या अलग हो सकती है। मैं इन सभी चीजों में डॉक्टर लोहिया की विमर्श का, लोहिया की वैचारिकी को प्रमुख मानता हूं, क्योंकि लोहिया के विमर्श के बिना खासतौर से हिंदी हार्टलैंड में राजनीति करना बिल्कुल असंभव है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात के लिए, अगर मेरी बात कुछ असुविधाजनक लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं और मैं आपसे विदा ले रहा हूं। नमस्कार। अब मैं आदरणीय शिवानंद तिवारी जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी करते हैं। और लोहिया के बारे में जो इन्होंने बताया कि लोहिया ने बिहार में कैसे अपने संगठन को जमाया और किस तरह से लड़ाई लड़ी, इस मामले में ये नई खबर थी। इसके बारे में हम लोगों को भी ना जानकारी थी, ना कहीं हमने पढ़ा था। मैं अपनी बात को शुरू करने के पहले आप जानते हैं कि मैं कोई एकेडमिक आदमी नहीं हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, और पॉलिटिकल वर्कर के नाते समाज में काम करता हूँ, और समाज की जो समस्याएं हैं वो दिखाई देती हैं, उनके बारे में जानने और समझने के लिए अपने नेताओं की बात को थोड़ा समझने और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक बात मैं शुरू में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोहिया का मूल्यांकन जो है, भारतीय राजनीति में जो लोहिया का नाम लेते हैं और लोहिया की कसम खाते हैं, उनको देखकर या उनके राजनीति को देखकर आप लोहिया का अंदाजा मत लगाइए। ये मैं एक साफ कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस आरक्षण की बात होती है, जिसके बारे में श्रीकांत जी ने भी कहा या नरेंद्र जी ने भी कहा, वो आरक्षण लोहिया का मूल विचार नहीं था। लोहिया ने पहली दफा 1956 में जब वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से उनको निकाला गया और उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी बनाई, तो पहली दफा उन्होंने आरक्षण की बात, पिछड़ा पावे 100 में 60, उस तरह की बात उन्होंने उठाई थी। लेकिन यह प्रेरणा उनको कहाँ से मिली?
यह प्रेरणा उनको काका कालेलकर कमीशन से मिली। काका 1952 में पार्लियामेंट का गठन हो चुका था, सरकार बन चुकी थी, जवाहरलाल नेहरू मैंने प्रधानमंत्री थे, और 53 में ही काका कालेलकर कमीशन का गठन हुआ था। अब देख लीजिए, 52 में सरकार बनी और 52 में मैंने 53 में ही काका कालेलकर कमीशन का गठन हो गया। 55 में काका कालेलकर कमीशन ने अपना रिपोर्ट जो है दे दिया, और पता नहीं क्या हुआ, दुर्भाग्य है हमने उस रिपोर्ट को पढ़ा है, और वो रिपोर्ट जो है, जो काका कालेलकर साहब खुद उस कमीशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट सौंपी, इस अनुशंसा के साथ सौंपी, इसको लागू नहीं किया जाए। उस रिपोर्ट में आप देखिएगा पिछड़ा, अति पिछड़ा और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आरक्षण का, इस पर जिक्र है। काका कालेलकर कमीशन आया कहां से? काका कालेलकर कमीशन जो है संविधान से निकला है। आप जो इंदिरा साहनी केस है मंडल कमीशन के बाद, उसकी आप सुनवाई पढ़िएगा तो संविधान में कैसे वो शामिल हुआ, उसका मकसद क्या था, इसके बारे में बहुत विस्तार से जिक्र हुआ है। आजादी की लड़ाई में अलग अलग जो तबके हैं, जिनको ये एहसास नहीं था कि साहब इस मैंने समाज में हमारी कोई वजूद है, कोई हमारी ताकत है, उन सबको साथ जोड़ने के लिए, सारे समूहों के ऊर्जा को जोड़ने के लिए उस समय महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं ने आश्वासन दिया कि आजादी के बाद जो है वो सबको समान अवसर मिलेगा। सबको जो पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है जाति व्यवस्था के कारण, उस पिछड़ापन को दूर करने के लिए, जो विसंगतियां पैदा हुई हैं उनको दूर करने के लिए हम उसका उपाय होगा। उनके पिछड़ापन को माने के जांच के लिए कभी आयोग बैठेगा, और उस आयोग के सिफारिश के अनुसार जो है वो सरकार जो है नीति बनाएगी। ये उस संविधान में लिखा हुआ है, और संविधान के आधार पर ही काका कालेलकर कमीशन बना। तो लोहिया जो है वो उन्होंने प्रेरणा लिया काका कालेलकर कमीशन से। उसके पहले उनके दिमाग में ये बात नहीं थी। बाद में उन्होंने 1956 में इसको शुरू किया, लेकिन लोहिया ने क्यों ऐसा किया, मैंने इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब देखिए, काका सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि काका कालेलकर कमीशन को रिजेक्ट क्यों किया गया। उस समय जो डोमिनेंस था बड़े लोगों का, अपर कास्ट का, खास करके ब्राह्मण समाज का, अब देखिएगा चीफ मिनिस्टर जो बने हैं उस दरमियान में गोविंद वल्लभ पंत बन गए, द्वारका प्रसाद मिश्र बन गए, इस तरह के लोग जो बने, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो प्रभाव था उन लोगों का, उन लोगों ने इसको बनने नहीं दिया। पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है आप देखिएगा अपर कास्ट से और खास करके ब्राह्मणों के प्रभाव में थी। उन लोगों को लगा कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो देश में जैसे प्रलय आ जाएगा, पर यह हुआ कि नहीं साहब, इसको नहीं लागू किया जाए। अगर मेरा ऐसा मानना है कि काका कालेलकर कमीशन लागू हो गया रहता देश में, आज देश की हालत जो है बिल्कुल अलग किस्म की होती, अलग किस्म की होती। इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? हम एक चीज पूछना चाहते हैं। बहुत लोग हैं जो आरक्षण को लेकर के बहुत व्यथित रहते हैं। हमने देखा एक बाबा जी का लड़का था, उससे किसी ने सवाल किया, कहा कि हम लोग जात पात नहीं देखते, जात पर बात नहीं करते हैं, उसको जात पर बात करने की जरूरत क्या है? अब देखिएगा, अंग्रेजों के आने के बाद जो एक नए ढंग का प्रशासन जो है अंग्रेजों ने यहाँ बनाया, नई ढंग की कानून व्यवस्था बनाई, उसमें किसको जगह मिली? ये अपर कास्ट को मिली। अपर कास्ट को क्यों मिली? एक लंबे अरसे से जो ऊंची जातियां हैं उनके बीच में काम का डिवीजन था। ब्राह्मण का काम था विद्या हासिल करना, विद्या देना। क्षत्रिय का काम था उनको शासन चलाना, देश की रक्षा करना, उनके जिम्मे था। वैश्यों के जिम्मे व्यापार था, और सबसे नीचे शूद्र थे। शूद्र के बाद जो है जो दलित थे और आदिवासी थे, उनको चातुर्वर्ण में भी जगह नहीं मिली, उनको पंचम कहा गया। और वो उनकी हालत तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि क्या थी। तो ये स्थिति थी। तो आप हर जगह देखा गया कि वही लोग छाए हुए हैं। हमको याद है, आपको मैसूर राज में वाडियार जो है वहां के राजा थे, और वाडियार ने एक अंग्रेज जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, कमीशन बनाया। ये जो वहां
मैसूर में 90% जो मतलब सरकारी अफसरी वाला काम है उसमें 90% ब्राह्मणों का वर्चस्व था। उस अंग्रेज जज ने रिकमेंड किया कि नहीं साहब, इनको 20% पर सीलिंग लगा दिया कि इससे अधिक इनको नौकरी नहीं मिलेगी। उस समय अंग्रेज जज ने कहा। तो ये जो एक असंतुलन जो है समाज में पैदा हुआ, जिसको लेकर के लोहिया कहते हैं कि जब जब किसी बाहरी आक्रमणकारी ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो कोई निरपहूं हो मैं का ले हूं, किसी को क्या मतलब था। लड़ने का काम था क्षत्रिय लोगों पर, पढ़ाने का, शिक्षा देने, मंत्री का सलाहकार के रूप में ब्राह्मण लोग थे, इनके लिए जगह आरक्षित था। और बाकी को आपने ऐसा किनारे करके एक बड़ी आबादी को रखा, उनके मन में हीन ग्रंथि आपने पैदा किया। एक जो सिद्धांत चला कि कर्मवाद का, कि आपने पिछले जन्म में जो कर्म किया है उसका फल भोग रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकला। हिंदू समाज जैसा असंवेदनशील दूसरा कोई समाज नहीं होगा। क्यों? लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है, तो जो किया है कर्म उसको भोग रहा है। वो भी मानता है, अपनी स्थिति से निकलने की कोशिश नहीं करता है। वो कहता है कि साहब मैंने हमने जो कर्म किया है उसका हम फल भोग रहे हैं। तो उसके अंदर भी जो परिवर्तन की भूख होनी चाहिए, जो अन्याय है, जुल्म है, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वो नहीं खड़ा हो पाता। आज भी वो सिलसिला जारी है, आज भी वो सिलसिला जारी है। अजीब तरह का समाज है हमारा। कल ही मैनेजर पांडे जी का इंतकाल हुआ। मैनेजर पांडे जी का एक यूट्यूब पर मैं भाषण सुन रहा था। बहुत ही शानदार आदमी थे, उनसे मिलने का हमको मौका मिला। हम लोग कई दिन उनके साथ रहे, उनके गांव भी गए। वो आए, उन्होंने नाटे कद के आदमी थे और किस तरह से बोलते थे, आवाज में उनकी कितनी ताकत थी, झूम झूम के बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में, या कथाओं को लेकर के उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज में अच्छी आत्मकथा नहीं लिखी गई। क्यों नहीं लिखी गई? कि यहाँ सच बोलने की आदत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि यहाँ सच सुनने की आदत। ये जो उन्होंने कहा, उन्होंने भी एक अंग्रेजी का कोई 1800 कुछ में कोई जर्मनी वगैरह का विद्वान है, हमको नाम भूल रहे हैं, उन्होंने अगलीनेस पर, कुरूपता के बारे में जो वर्णन किया है उसको उन्होंने कोट किया। उनका ये कहना था कि जो चमड़ी की कुरूपता है वो असली कुरूपता नहीं है। वो जो कुरूपता आपके बोन मैरों में है वही असली कुरूपता है, वही आपको माने कुरूप बनाती है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारे देश में, ये मैनेजर पांडे जी कह रहे हैं कि हमारे देश में जो सिद्धांत है, नीति है, विचार है, वो चमड़ी पर है, स्किन डीप है, लेकिन जो जात है वो हमारे बोन मैरों में है। चमड़ी की कुरूपता है, वो असली कुरूपता नहीं है। वो जो कुरूपता आपके बोन मैरों में है वही असली कुरूपता है, वही आपको माने कुरूप बनाती है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारे देश में, ये मैनेजर पांडे जी कह रहे हैं कि हमारे देश में जो सिद्धांत है, नीति है, विचार है, वो चमड़ी पर है, स्किन डीप है, लेकिन जो जात है वो हमारे बोन मैरों में है। ये उन्होंने कहा। डॉक्टर लोहिया ने क्या कहा? डॉक्टर लोहिया ने ये कहा कि माने हमारे देश की सबसे बड़ी सच्चाई अगर कोई है तो जात व्यवस्था है। सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो जात व्यवस्था है। तो ये जात व्यवस्था ने जो असंतुलन पैदा किया, उस असंतुलन को आप कैसे दूर करते रहे, उसके लिए डॉक्टर लोहिया जवाबदेह नहीं है, उसके लिए कर्पूरी ठाकुर जवाबदेह नहीं है। संविधान में वो है, उसको लागू हो जाना चाहिए था 54-55 में ही, ये वादा था, लेकिन माने वो वादा को पूरा नहीं किया गया। इस तरह से कई सारी चीजें हैं। आप देखिएगा डॉक्टर लोहिया के बारे में कोई लोगों की धारणा इतनी गलत है। हमको याद है एक बार यहाँ सामयिक वार्ता का हम लोग प्रकाशन कर रहे थे, कोई बाहर का एक शोधार्थी जो है डॉक्टर लोहिया के बारे में शोध करने के लिए यहाँ आया और किशन पटनायक से उसकी मुलाकात हुई। अब
डॉक्टर लोहिया की अंग्रेजी में चीजें बहुत कम उपलब्ध हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लोहिया है क्या। तो लोहिया वादियों से वो मिला, वो राजनारायण से मिला, मधुली में से मिला, बाकी सब लोगों से मिला। उसी सिलसिले में वो किशन से भी मिलने आया था। कहा कि भाई लोहिया क्या था, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया कि कोई नीति थी, कोई सिद्धांत था लोहिया का। ये तो लोहिया जरूर बहुत ही एरोगेंट किस्म का आदमी था। क्यों भाई, जितने भी लोहियावादियों से मिला उस सब के सब जो इतना भयंकर अहम था उनमें, इतना भयंकर अहम था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आज के दिन भी हम लोग देखते हैं, ये उन्होंने इस बात को आकर के कहा, आप देख लीजिए भाई क्या, अरे समाजवादी आंदोलन में बड़े बड़े नाम हैं, बहुत आदर के साथ नाम लिया जाता है, जैसे मधुली में। और मधुली की बौद्धिकता जो है उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। मधुजी की बौद्धिकता, मधुजी का संघर्ष, मधुजी ने गोवा के आजादी की लड़ाई में जिस तरह से जान जोखिम में लेकर के उन्होंने काम किया, उसी तरह से राजनारायण जी भी संघर्ष के पत्री हमने देखा है। हमको मेरा सौभाग्य है कि लोहिया को मैंने सुना भी है, एक नहीं कई बार सुना है। लोहिया का गाड़ी चला करके 1967 के चुनाव में उनके 4 सभाओं में उनको लेकर गए थे। क्या विलक्षण आदमी थे। 67 का चुनाव क्या होने वाला है, नतीजा क्या निकलेगा, ये लगता था कि जैसे वो गोल स्फटिक का पत्थर होता है, उसमें आप भविष्य देखते हैं, उस तरह से डॉक्टर लोहिया जो है बोल रहे थे। आज भी वो माने, हम कल सरिता बाबू पर चर्चा होगी तो मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा। माने ऐसी दुर्गति हो गई, जो राजनारायण जी डॉक्टर लोहिया के हनुमान माने जाते हैं, वही राजनारायण जी चरण सिंह के हनुमान हो गए। वही भारत सरकार बनी। हमको आश्चर्य लगता है, मधुली में हो, राजनारायण हो, समाजवादी नेता हो, जो 1977 का चुनाव हुआ था, वो चुनाव घोषणा पत्र जो है समाजवादियों ने तैयार किया था। जो दोहरी सदस्यता का सवाल उन्होंने उठाया, दोहरी सदस्यता तो पहले भी था भाई, आप जो विलय कर रहे थे सारी पार्टियों का, उस समय आपने शर्त क्यों नहीं रखा। तो सबसे बड़ा अवसर था उस समय समाजवादी, चूंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो उन्हीं पर था, जो वादा है आप देखिएगा, अभी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा वो इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसको लेकर के उन लोगों ने संघर्ष क्यों नहीं किया। अगर संघर्ष किया तो समाजवादी आंदोलन जो है फिर से उपट सकता था। और वही राजनारायण जी फिर चरण सिंह के हो गए, और चरण सिंह ने भी उनको पार्टी से निकाल दिया, और चरण सिंह के खिलाफ भी वो चुनाव लड़े। और राजनारायण और मधुली में दोनों ही बांका से चुनाव लड़े। बांका से चुनाव लड़े, आप कल्पना कर सकते हैं, समाजवादी आंदोलन का इन लोगों ने नाश कर दिया। लोहिया की कोई समझ नहीं थी। समय कम है, इसके बारे में क्या नाम है, लोहिया के आरक्षण को से क्या हासिल करना चाहते थे, उनका क्या मकसद था, उन्होंने जरूर कहा है पार्टी के बारे में। लेकिन हम लोग युवा संगठन में रहे हैं। एक जमाने में किशन पटनायक युवा समाजवादी जनसभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जनेश्वर मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव थे। किशन जी के हटने के बाद जनेश्वर मिश्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सत्यदेव त्रिपाठी उत्तर प्रदेश लखनऊ वाले, वो जो है राष्ट्रीय महासचिव बने। वहां नहीं था लागू, जो पिछड़ों का आरक्षण है राजनीतिक पद पर, ये वहां लागू नहीं था। डॉक्टर लोहिया के चाहते थे कि समाज में जाति तोड़ने की बात हो, जाति तोड़ने की बात हो। यहां जिस ढंग से बात हो रही है, उसे लगता है कि जाति के आधार पर समाज में पोलराइजेशन हो रहा है। यही वजह है, वो चाहते थे। हम उत्तर प्रदेश में गए हैं, हमारे दोस्त थे मुख्तार अनीस, वो नहीं है। मुख्तार के एक इलेक्शन में हम गए हैं, उसके गांव में हम गए हैं। वहां हमने देखा कि ऊंची जात के नौजवान भी आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। क्यों समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अगर जो जाति व्यवस्था ने विद्रूपता पैदा की है हमारे समाज में, उसको अगर हम दूर नहीं करेंगे तो ये देश जो है कभी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी बढ़ नहीं सकता है। उसका ये मकसद था। और इसी मकसद से जब कर्पूरी ठाकुर का आरक्षण हो रहा था, तो हम लोगों ने नीतीश फार्मूला के नाम से एक फार्मूला निकाला था। उस फार्मूला को तैयार करने में किशन पटनायक, अशोक जी, सब लोग बैठे थे। और 2 दिन के बैठक के बाद, इसलिए कि नहीं चाहते थे कि कटुता बढ़े,
औरतों को भी आरक्षण दिया जाए, जो 3% जो माने आर्थिक रूप से गरीब हैं उनको भी दिया जाए। तो ये कटुता को पोलराइजेशन हो जाए, एक तरफ जो आरक्षण वाले, एक तरफ जो आरक्षण विरोधी, ये जो तनाव समाज में पैदा होगा उससे देश का भला नहीं होगा। और एक अंत में एक ही बात कहेंगे कि अंग्रेजी का विरोध लोहिया ने जिस ढंग से किया है, और लोहिया तो खलनायक हो गए। जवाहरलाल नेहरू का जज्बा आप याद कीजिए, 48, 49, 50 में उनका जज्बा क्या था, उसके उस मूर्ति को माने तोड़ने का काम जो है डॉक्टर लोहिया को लगा कि ये आदमी तो धोखेबाज है। अब बहुत माने ये थे कि इतना कटु क्यों थे वो। डॉक्टर लोहिया गांधी को पितृवत मानते थे। ऐसा नहीं था कि गांधी का आंख बंद करके वो सपोर्ट करते थे, जहां आलोचना करने की जरूरत होती थी आलोचना करते थे, और गांधी भी उनको पुत्रवत मानते, उनको उनके प्रति बहुत स्नेह था। और गांधी को जो धोखा दिया जा रहा था, गांधी भुला दिए गए। गांधी जो है अंत में यहाँ से पटना से जब क्या नाम है दिल्ली गए हैं, 4 दिन बैठे रहे हैं, 5 मिनट के लिए सरदार पटेल से मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे अलावे मैंने यहाँ किसी के पास समय नहीं, कोई बात नहीं किया। क्या वो स्थिति देख करके डॉक्टर लोहिया के मन में गुस्सा था, और जवाहरलाल नेहरू को के प्रति उनके मन में जो ये आया, क्या क्या नहीं बोला है। लेकिन अंत में हम ये कहेंगे, अभी एक किताब आई है नई एजी नूरानी की, मिनेस ऑफ आरएसएस, उसमें उन्होंने डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश की तुलना की है। उन्होंने कहा है कि ठीक है डॉक्टर लोहिया फिलोसफर रहे होंगे, सब कुछ रहे होंगे, लेकिन मोरल अथॉरिटी जो है वो जयप्रकाश के पास। और आप देखिएगा 77 आंदोलन में जिस ढंग से जेपी ने बिहेव किया, जेपी के भाषा में, जेपी के व्यवहार में, जेपी इंदिरा से बात करने के लिए जाते हैं, हार गए, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, रामलीला मैदान में विजय दिवस मनाया जा रहा था, और जयप्रकाश जी उस विजय दिवस में नहीं गए। प्रभात जोशी को लेकर के, गांधी पीस फाउंडेशन के सेक्रेटरी राधा कृष्णन को लेकर के वो इंदिरा गांधी के यहाँ जाते हैं। कहाँ रहोगी अब तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा, इसको लेकर चिंतित है वो। तो ये जयप्रकाश जी के बारे में कहा है उन्होंने। और हम लोगों ने जो इंटरव्यू एक लिया था जयप्रकाश जी का सामयिक वार्ता में पहला, जिसमें ये सवाल उठा था जो जेपी के बारे में आज भी कहा जाता है कि आरएसएस अगर फासिस्ट है तो हम भी फासिस्ट हैं, उसके बारे में सवाल जो है हम भी मानते हैं इस बात को कि जिस रॉ में उन्होंने कह दिया, हमको लगता है कि ये वाक्य जो है वो इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने बाद में ये कहा कि खोलना चाहिए दरवाजा आरएसएस को, अन्य समुदायों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए समाज का एक प्रतिबिंब उसको बनना चाहिए। और उसके चलते उसको गंभीरता से लिया। तानाजी देशमुख आए, बड़ा साहब देवरस आए, सब लोग पटना आए उनसे बात करने के लिए। अखबार में बयान जारी हुआ कि आरएसएस जो है उनके सलाह पर विचार करेगा। तो इसलिए बहुत सारा भ्रम है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, इस पर हम सब लोगों को ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ आप लोगों ने बहुत धीरज के साथ, हम समय भी ज्यादा ले लिया,